तो आज के इस वीडियो में 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी एक बुक है जिसका नाम है ऑपरेशन खुकरी। उसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया। देखो एक्चुअल में है क्या, अफ्रीका में एक देश आपको मिलेगा सियरा लियोन, और वहां पे चल रहा था युद्ध गृह। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक शांति सेना तैयार की जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे, पर वहां के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया था और फिर उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगी पर उन्होंने मदद देने से मना कर दिया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने अकेले ही ऑपरेशन खुकरी को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय सेना ने विद्रोहियों के घर में घुस घुस कर उनको मारा और अपने सैनिकों को छुड़वाया। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खुकरी और उसका नेतृत्व किया था जनरल वीके जेटली ने। तो अब उस मिशन में भारतीय सेना की बहादुरी की कहानी को बताएगी ये बुक जिसका नाम है ऑपरेशन खुकरी। और इस बुक को किसने लिखा है? मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया ने। और ये जो बुक है ये हवलदार कृष्ण कुमार को समर्पित है, जो कि भारत के एकमात्र वीर योद्धा थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई थी। तो ये थी ऑपरेशन खुकरी जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। देखो कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत ने सियाचिन पर अधिकार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था या कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 की बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया था, तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध में विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आंसर होगा ऑपरेशन विजय 1999 में। अच्छा याद रखना, 1961 में इंडियन आर्मी ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम भी क्या था? ऑपरेशन विजय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन ऑल आउट। चलिए आप बताइए कि 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें बचाव और राहत के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन मैत्री। वैसे मैत्री नाम की जो एक्सरसाइज है वो हम किस देश के साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ करते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच में होती है एक्सरसाइज। और अगर मैं आपसे पूछूं मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ होती है, तो श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका के बीच में। लेकिन अगर केवल शक्ति नाम की एक्सरसाइज की बात करेंगे तो वो हम फ्रांस के साथ में करते हैं। और शक्ति से आपको याद आना चाहिए ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला वाला हुआ था 1974 में। चलो उसी का नाम बता दो, उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा मिताली राज। तो भारत की कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़ करके सभी फॉर्मेट्स में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली एक खिलाड़ी बन गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शेफाली वर्मा की, तो आपको याद होगा अभी सभी प्रारूपों में यानी कि सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी ये बन गई हैं। उसके अलावा स्मृति मंधाना अभी नवंबर की बात है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और झूलन गोस्वामी, याद रखना ये ओडीआई में 200 विकेट लेने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर है। अच्छा एक प्रश्न का जवाब दो फिर आप मुझे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच का नाम क्या है? तो आंसर होगा रमेश पंवार। और अगर आपसे पूछा जाए किस भारतीय बल्लेबाज को 21वीं सदी का महानतम टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया, तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। और अगर बॉलर में बात करेंगे तो फिर आंसर होगा मुथैया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो एक बार फिर से नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ये मैक्स वर्स्टपन, और इन्होंने अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और किस कार कंपनी के ये ड्राइवर है पूछा जाएगा तो याद रखना रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। इस साल 2021 के ये 9th फार्मूला 1 रेस है, नवी रेस है। इससे पहले 8 कौन कौन सी हो चुकी है, चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, और उसको किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। लुइस हैमिल्टन याद रखना ये ब्रिटेन के हैं, और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके बाद हुई थी इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको जीता लुइस हैमिल्टन ने।
फिर हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जिसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। उसके बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता था। फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, और अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया। इस साल लुइस हैमिल्टन इतने फॉर्म में नहीं लग रहे, मैक्स वर्स्टैपेन ज़्यादा फॉर्म में लग रहे हैं। तो याद रखना ये नीदरलैंड के हैं और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, तो ये रेड बुल के ड्राइवर है। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था इस साल जितनी भी आपकी फार्मूला 1 रेसेस हो रही है उनके ऊपर क्विज आपकी बनती जा रही है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी जैसे नो रेस हो गई तो ये नो के नो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि पूरे साल में एक बार पूरी रेस पूरी होंगी उसके बाद क्विज बनेंगी लास्ट टाइम की तरह। जितनी रेस हो गई उतने की क्विज आपको मिल जाएगी ताकि आप अपडेटेड रहो, रिवीजन करते रहो। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारतीय सेना जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, वो किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, तो आंसर होगा इटली में। तो हमारे जो भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये अभी यूके और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। और उसी दौरान जब वो इटली जाएंगे तो वहां पे एक शहर है कैसीनो, और वहां पे वो भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इटली की मुक्ति के लिए जर्मन और जापानी सेना से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले 5000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मारक बनाया गया है, और इसी का उद्घाटन करेंगे हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। अब बात इटली की है तो ये रहा मैप में इटली। देखो, इटली से आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले याद आ जाता होगा कि जो 2026 में आपके विंटर ओलंपिक्स होंगे ये कहाँ पे होंगे, इटली में ही होंगे। और वैसे इस साल इटली किसकी अध्यक्षता कर रहा है, G20 समिट की अध्यक्षता किसके पास है, इटली के पास है इस साल। इटली की कैपिटल क्या है, रोम है, और रोम में ही आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है सर्गियो मैटेरेला, और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे यहाँ के, मारियो द्रागी उनका नाम है। और इटली में भारतीय राजदूत कौन है, नीना मल्होत्रा है। आपको याद होगा इसी साल की बात है, हमने पढ़ा था कि इटली जो है ये भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू करेगा, और कहाँ पे करेगा, तो गुजरात में करेगा, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बंगलुरु कारवार एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा पंचगंगा एक्सप्रेस। तो अभी रेल मंत्रालय ने बंगलुरु कारवार एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर पंचगंगा एक्सप्रेस कर दिया है। इसका जो नाम है ये उडुपी जिले की 5 नदियों से लिया गया है जो कुंडापुर के पास अरब सागर में मिल जाती है। और वे 5 नदियां कौन कौन सी है, तो सोपर्णिका, चक्र, खेता, कुब्जा और वरही। और ये 5 नदियां गंगोली और कुंडापुरा के बीच में पंचगंगावली के रूप में अरब सागर में मिल जाती है, और इसका नाम भी क्या रख दिया गया, पंचगंगा एक्सप्रेस रख दिया गया। ये आप ध्यान रखना। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही, यानी कि इसी साल की बात है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन होता है 23 जनवरी को होता है, तो बताइए 23 जनवरी को किस दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं, कौन सा दिवस मनाया जा रहा है 23 जनवरी को। बाकी अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया था। और देखो, नाम बदलने की बात है तो आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश का जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया था। उसी तरह से नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया। और उत्तर प्रदेश का एक एयरपोर्ट भी है अयोध्या एयरपोर्ट, उसका नाम अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया। वहीं का एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। इलाहाबाद सिटी स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रामबाग कर दिया गया। इलाहाबाद छिवकी का नाम प्रयागराज छिवकी कर दिया गया। और प्रयाग घाट स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया। अभी राजस्थान के जोधपुर का जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर किया गया था। तो ये भी अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा अयमन बेनाबद्राहमान। ये अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बाकी नेफ्ताली बेनेट ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने।
वैसे इजराइल के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इसाक हरजोग है। इब्राहिम रईस ये तो ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं, और गुइलर्मो लासो ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने थे। ये जो अल्जीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। तो आप मैप में देखिए, ये रहा अल्जीरिया जिसकी कैपिटल अल्जायर्स है और करेंसी इसकी है अल्जीरियन दिनार। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ये हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष भारतीय हैं, जो कि फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर पोस्ट के प्रचार के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए लेते हैं। अभी बात करें इनके इंस्टाग्राम पे तो कितने फॉलोवर्स हैं? लगभग 25 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हैं। और इस लिस्ट में टॉप 30 के अंदर एक और भारतीय हैं, उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, वो 27वें नंबर पर है। और विराट कोहली इस लिस्ट में 19th नंबर पर है। अब आपके माइंड में आएगा इस लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 295 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और वो हर पोस्ट के लगभग 11.9 करोड़ रुपए लेते हैं। सेकेंड नंबर पे ड्वेन रॉक जॉनसन है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट ने ऑपरेशन प्रवाहक को शुरू किया है? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऑपरेशन प्रवाहक को शुरू किया है और इसकी मदद से अब एयरपोर्ट बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। तो देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन आपको पता है, केरल में पिछली 2 बार जब बाढ़ आई थी तो उसने हवाई अड्डे और यात्रियों दोनों पर प्रभाव डाला है। और अब इस ऑपरेशन प्रवाह को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? कोचीन हवाई अड्डे और आसपास की पंचायतों पर बाढ़ की आपदा को संयुक्त तौर पर रोकना। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते हो, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है ये। अभी रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी इसने जीता था। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको बेंगलुरु में मिलेगा। उसके अलावा अभी इसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस भी प्राप्त किया है। कुछ समय पहले वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड भी इसको मिला था, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बाकी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सुविधा शुरू हुई थी। पुडुचेरी एयरपोर्ट की बात करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट है। देखो, एयरपोर्ट की बात हो रही है तो कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपसे परीक्षा में ही पूछा जाए कि गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो क्या आंसर लगाओगे? असम के गुवाहाटी में है। आपसे पूछा जाए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आंसर करना पटना बिहार में है। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तो आप बता दोगे अंडमान निकोबार में है। चलिए बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, ये आपको मिलेगा नागपुर में। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। अब बताइए, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा वाराणसी में। और नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में आपको मिलेगा। अच्छा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा रांची झारखंड में। और आप जानते ही अगला प्रश्न मेरा क्या होगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ लिया मैंने आप लोगों से, लॉटरी लग गई। बताओ जल्दी से कहाँ बनाया। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सतीश अग्निहोत्री को। तो अभी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। बाकी विक्रमजीत सेन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष बने थे। वैसे याद रखना, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल दिया गया। क्या नाम हो गया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी है 38 नंबर की। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है या विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा कास्टर्न वारहोल्म ने। तो नॉर्वे के 25 साल के एथलीट हैं ये कास्टर्न वारहोल्म। और अभी इन्होंने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ यानी कि हर्डल रेस में लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहले ये जो रिकॉर्ड था ये 29 साल तक अमेरिकी हर्डलर हैं केविन यंग, उनके नाम था।
उनका रिकॉर्ड टाइम था 46.78 सेकेंड, जिसको अभी वॉरहॉल ने तोड़ दिया है और इनका जो नया रिकॉर्ड टाइमिंग है वो कितना है 46.70 सेकेंड। अच्छा, 400 मीटर बाधा दौड़ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। बताइए अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं 400 मीटर बाधा दौड़ में? तो आंसर होगा MP जबीर, ये नाम याद रखना आप। बाकी सिफान हसन, ये नाम भी न्यूज में था। ये नीदरलैंड की 28 साल की धाविका हैं जिन्होंने महिलाओं की 10,000 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बाकी कैली मैककियोन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं ये, जिन्होंने अभी 100 मीटर बैक स्ट्रोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बैक स्ट्रोक मतलब पीठ के बल जो तैरते हैं ना, वो वाली। उसके अलावा शेली एन फ्रेजर प्राइज, ये जमैका की धाविका हैं और अभी 100 मीटर में विश्व की दूसरी सबसे तेज धाविका बनी है ये। पहली कौन है? USA की फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर है। तो इस प्रश्न से कास्टर्न वालहॉल्म का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना के द्वारा की गई? तो आंसर होगा फ्रांस। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, याद रखना ये इसका कौन सा संस्करण है? एडिशन है 7वां। ये एक द्विवार्षिक आयोजन है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है ये। पहली बार 2008 में हुआ था और जब पहली बार हुआ था उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय नौसेना ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस बार इसकी अध्यक्षता किसने की है? फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। कहाँ पे? रीयूनियन द्वीप पे। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें समुद्र की सुरक्षा, समुद्री व्यापार को बढ़ाने पर और हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत करने और गहरा करने पर जोर दिया जाता है। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस है। और पेरिस से आपको याद होगा अगले जो समर ओलंपिक होंगे आपके 2024 में, वो पेरिस फ्रांस में ही होंगे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उस समर ओलंपिक में अभी 4 नए गेम्स को ऐड किया गया था, पहला प्रश्न तो यही पूछ लेंगे कितने नए गेम को ऐड किया गया? तो 4 को। कौन कौन से? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस। आपको पेरिस में हेडक्वार्टर मिल जाएगा यूनेस्को का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मिल जाएगा, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी यूरो हो गई है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो गए हैं और प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स हैं। अच्छा, फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? वरुण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है। गरुड़ नाम की एक्सरसाइज करते हैं, वो एक एयर एक्सरसाइज है। और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं जो एक थल सेना अभ्यास है। और गरुड़ शक्ति को अगर साथ साथ में बोलूंगा तो क्या बन जाएगा? गरुड़ शक्ति। याद रखना, गरुड़ शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। ये पॉइंट क्लियर रखना। और वैसे हमने फ्रांस के साथ एक और एक्सरसाइज की है, डेजर्ट नाइट 21, वो हमने की है राजस्थान में। और फ्रांस से तो हमने राफेल विमान भी लिया है। चलिए बताइए फ्रांस की किस कंपनी ने राफेल विमान बनाया है? डसॉल्ट कंपनी ने। और कंपनियों की बात करेंगे तो फ्रांस की एक कंपनी है जिसने भारत में जो 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन तैयार किया गया है ना, तो फ्रांस की किस कंपनी की मदद से तैयार किया गया? तो याद रखना अल्टसोम। और ये इंजन कहाँ पे बनाया गया? बिहार के मधेपुरा कोच फैक्ट्री में बनाया गया। और क्या आप बता सकते हो इस साल भारत किसी की अध्यक्षता कर रहा है क्या? ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है। और G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इटली के पास है। G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? 2023 में करेगा। इस साल जो G7 की अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के पास है। और नाटो की अध्यक्षता कर रहा है ब्रुसेल, बेल्जियम। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा KN भट्टाचार्य को। तो अभी वयोवृद्ध अधिवक्ता कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। 3 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया। और इस तरह से KN भट्टाचार्य ये राज्य के तीसरे लोकायुक्त बने हैं और वकील के तौर पर पद संभालने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। अच्छा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव हैं और गवर्नर हैं रमेश बैस। बाकी उदय शंकर ये फिक्की के अभी अध्यक्ष बने। रंजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने थे और अभी वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार भी ये बने हैं। मेघा राजगोपालन की बात करेंगे, भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये, जिन्होंने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। तो ये नाम भी ध्यान रखना।
अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या प्रश्न था, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, जुलाई का जो वीकली वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और क्विज भी उसकी अपलोड हो गई है, तो क्विज भी आप लगा लीजिएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।